धनराज गिर हाउस में। तो क्या तुमने फैसला कर लिया है मुझे छोड़ने का? एक आदमी ने अपने गोद में 4 साल के लड़के को लेकर पूछा। उसके सामने उसकी पत्नी अपनी गोद में एक 5 साल की लड़की को लेकर खड़ी थी। उस औरत के चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। उस औरत ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हें छोड़ने का मैं अब और अंधेरे में नहीं रहना चाहती हूँ। तभी एक मिडिल एज की औरत की आवाज आई, अयांश, अमूल्या, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जरा बच्चों के बारे में तो सोचो। सामने लड़ने वाले इस वक्त कोई और नहीं बल्कि अयांश और अमूल्या थे। अमूल्या ने सामने आरुषि को देखा और कहा, बच्चों के बारे में तो सोचकर फैसला किया है। ना मैं अंधेरों में रहूंगी और ना ही मेरे दोनों बच्चे। खबरदार, जो मुझसे मेरे बच्चों को अलग करने की कोशिश भी की तो। अयांश ने बेहद गुस्से में कहा। उसका गुस्सा देखकर और सुनकर अमूल्या के गोद में बच्ची रोने सी लगी थी। अमूल्या ने देव्यांशी को चुप कराते हुए अयांश से कहा, अयांश, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे बच्चों के। इस पर अयांश ने गुस्से में अपने शब्दों को चबाकर अमूल्या से कहा, नहीं मिलेंगे तुम्हें बच्चे, ये बच्चे तुम्हारे नहीं मेरे हैं। अयांश, धनराज गिर के तुम बेशक इस घर से जा सकती हो पर मेरे बच्चों को नहीं। अयांश की आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा उतर आया था। परिवार में मौजूद लोग उनका तमाशा देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अयांश और अमूल्या एक दिन अलग होंगे। अयांश ने अपने गोद में छोटे आदित्य को देखा जो वहां का माहौल जानने की कोशिश कर रहा था। अयांश ने आदित्य को गोद से उतारा और अमूल्या के पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, लाओ मेरी बेटी को। मेरी देव्यांशी मेरे पास रहेगी, कहकर वो उसे छीनने लगा। अमूल्या ने अयांश को दूर करते हुए कहा, नहीं अयांश, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे मेरी बेटी नहीं ले सकते हो, कहकर अमूल्या बहुत कोशिश कर रही थी अयांश को दूर करने की। अमूल्या के आंखों में आंसू थे। उनकी इस लड़ाई में उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि छोटी सी देव्यांशी को कितना दर्द हो रहा था। देव्यांशी रोने लगी थी। उसका रोना सुनकर परिवार के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आरुषि आगे आई और उसने हाथ आगे बढ़ाकर देव्यांशी को ले लिया। अयांश और अमूल्या आरुषि को देखने लगे। अमूल्या ने देव्यांशी को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था कि आरुषि ने गुस्से में कहा, अब बस भी करो। तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो कि एक छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं किया, कहकर वो देव्यांशी को चुप कराने लगी। अयांश और अमूल्या दोनों ने नफरत से एक दूसरे को देखा और फिर नजरें फेर ली। एक समय पर एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाले लोग आज अलग होने के लिए तैयार है। आरुषि ने ऊंची आवाज में कहा, इस वक्त घर की मैडम मैं हूँ। और मैं ये फैसला करूंगी कि बच्चे किसके पास रहेंगे। उसकी बात सुनकर सबकी नजर आरुषि पर आ गई। मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। अमूल्या ने आरुषि के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, घर की मैडम होने के साथ साथ आप एक माँ और एक औरत भी है। आरुषि ने अमूल्या की तरफ देखा, उसकी अलग होने की जो वजह है। अगर आज आरुषि उस जगह होती तो वो भी यही चुनती। अयांश ने आरुषि से कहा, मॉम प्लीज, मेरे पसंद जीने के लिए मेरे बच्चे ही है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। अयांश चाहता था कि आरुषि फैसला उसके हक में ले। आरुषि ने पास ही मौजूद अपने पति आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने आरुषि की कश्मकश को समझते हुए कहा, तुम जो फैसला लोगी वो मंजूर होगा। आरुषि ने गहरी सांस ली और दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। सभी की नजर आरुषि के फैसले पर थी। आरुषि ने उन 4 साल के दोनों बच्चों को देखा और कहा, आदित्य, देव्यांशी, आपके मम्मा पापा आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। देव्यांशी मासूम आवाज में बोली, दादी, हम भी माँ पापा को बहुत प्यार करते हैं। छोटे आदित्य ने मासूम आवाज में कहा, दादी, आप ही कहते हो ना, प्यार करने वालों को साथ रहना चाहिए। हमें दोनों के साथ रहना है। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हुए क्योंकि आरुषि के कुछ पूछने से पहले ही छोटे आदित्य ने उन सभी को जवाब दे दिया था। आरुषि ने छोटे आदित्य की तरफ देखा जो कम उम्र से बहुत समझदार और काबिल है।
उसने उन दोनों से कहा, कभी कभी हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं मेरे बच्चों, जहां हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। तो तुम दोनों बताओ, तुम किसके पास रहना चाहते हो? देव्यांशी और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने माँ पापा की तरफ, जो आंखों में आंसू लिए उम्मीद भरी नजरों से उन्हें ही देख रहे थे। दोनों ही अपने माँ पापा के सामने आए और छोटा आदित्य अयांश के पास जाकर उसे गले लगाता है, तो वही देव्यांशी अपनी माँ को गले लगाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे करना क्या चाहते हैं। तभी आरुषि ने ये सब देखकर कहा, मैंने फैसला ले लिया है। उसकी बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ आ गया। आरुषि ने सबको देखकर कहा, एक बच्चा अमूल्या के पास होगा और एक बच्चा अयांश के पास। आरुषि के इतना कहते ही किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि अब माँ बाप के साथ बच्चे भी एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। आरुषि के लिए हुए फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। अमूल्या ने देव्यांशी को कस के पकड़ लिया तो वही अयांश ने अपने बेटे आदित्य को। आरुषि के इस फैसले से सभी को उम्मीद हो गई थी कि अमूल्या देव्यांशी को लेकर जाएगी, क्योंकि छोटा आदित्य तो इस घर का चिराग है, वो यहां से नहीं जाएगा। उसके ऊपर पूरे धनराजगिर परिवार की बागडोर की जिम्मेदारी होंगी। तभी आरुषि ने सभी को सोच को भाप कर कहा, देव्यांशी बच्चा अयांश के पास होगी और छोटा आदित्य अमूल्या के पास। ये सुनकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वही अमूल्या और अयांश ने देव्यांशी और छोटे आदित्य को कस के गले लगाया। वही आदित्य ने ये सुनकर आरुषि से तुरंत कहा, आरुषि, आदित्य यहां से नहीं जा सकता, आगे चलकर वो। आदित्य कुछ कहता उससे पहले आरुषि ने उससे कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरे हर फैसले में साथ दोगे। आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसे ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। वही देव्यांशी जो अमूल्या के गले लगी थी, उसने अमूल्या से रोते हुए कहा, मम्मा, देव्यांशी रोज दूध पिएगी, आपको कभी परेशान नहीं करेगी, प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाओ। देव्यांशी को रोता देखकर अमूल्या को और भी रोना आ रहा था, पर वो हालात के आगे बहुत कमजोर थी। अमूल्या ने उसका माथा चूम कर कहा, मेरा बच्चा देव्यांशी, तुम तो बहुत समझदार हो, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती हूँ। देव्यांशी ने रोते हुए कहा, मम्मा। अमूल्या ने उसे समझाते हुए कहा, आप अपना और डैड का ख्याल रखना, कहकर उसने उसके गालों को चुम लिया। तो वही छोटा आदित्य ने अयांश के गले लगा हुआ था। उसने अयांश से कहा, डैड, मुझे आपके और दादू के साथ रहना है, मुझे आपसे सीखना है। अयांश ने उसके माथे को चुमकर कहा, आई एम सॉरी बेटा, कहकर उसने छोटे आदित्य को गले लगाया और उससे कहा, डैड, आपसे और आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, पर शायद हालात हमारे हाथ में नहीं है, कहकर उसने उसे खुद से थोड़ा दूर किया। उसने छोटे आदित्य को समझाते हुए कहा, तुम तो बहुत बहादुर और चालाक हो, अपना और अपनी मम्मी का ख्याल करना। सभी की आंखों में आंसू थे। अमूल्या ने अपना और आदित्य का कुछ सामान पैक कर लिया। अमूल्या सामान के साथ नीचे आई तो उसने छोटे आदित्य का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर जाने लगी। जाने से पहले उसने आरुषि से कहा, अपनी बेटी आपके हवाले करके जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप उसे संभाल लेगी। आरुषि ने एक नज़र छोटे आदित्य को देखा और उससे कहा, मैं तुम्हारी अमानत का ख्याल कर लूंगी, पर तुम्हें हमारी परिवार की पूंजी का ख्याल करना है, कहकर उसने नीचे झुककर छोटे आदित्य के माथे को चुम लिया। अमूल्या दरवाजे तक पहुंची थी कि देव्यांशी नन्हे कदमों से दौड़कर उसके पास आई और पीछे से अपनी मां का आंचल पकड़ लिया। देव्यांशी ने रोते हुए कहा, मम्मा, नहीं, आप नहीं जाओगी। अमूल्या का दिल बुरी तरह टूटने लगा। उसके आंखों से आंसू निकल ही नहीं रहे थे, पर उसने पीछे मुड़कर देव्यांशी को नहीं देखा। वो जानती है अगर उसने पीछे मुड़कर देव्यांशी को देखा तो वो कमजोर पड़ जाएगी। उसने अपना पल्लू छुड़ाते हुए कहा, देवू बच्चा छोड़ दो मम्मा को। रोती बिलखती हुई देव्यांशी ने कसकर अमूल्या के पैरों को पकड़ लिया। नहीं,
मम्मा नहीं जाएगी। मुझे मम्मा चाहिए। उसे ऐसे देखकर सभी घरवालों का दिल बैठ सा गया। अयांश आगे बढ़कर देव्यांशी को अपने गोद में लिया तो देव्यांशी अयांश की गोद में छटपटाने लगी। उसे अमूल्या के पास जाना था। उस बच्ची को सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी। अमूल्या अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर अयांश की गोद से देव्यांशी को लिया और माँ बेटी रोने लगे। आदित्य ने आरुषि से कहा, अपना फैसला बदल दो और अगर ये नहीं कर सकती तो देव्यांशी को उसकी माँ दे दो। आरुषि ने एक नज़र आदित्य को देखा और फिर उन माँ बेटी को डोट उसके लिए फैसला करना मुश्किल था। कुछ वक्त बाद देव्यांशी ने अयांश से बड़े प्यार से कहा, डैड, देवू आपसे बहुत प्यार करती है। आप चिंता मत करना। मैं मम्मा के साथ जल्द ही वापस आऊंगी। अयांश की आंखों में आंसू आ गए। उसे उसके दोनों बच्चे बराबर ही प्यारे हैं। आरुषि के बदले हुए फैसले से अब अमूल्या देव्यांशी को लेकर जाने वाली थी। अमूल्या ने छोटे आदित्य को अपने सीने से लगाया और कहा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। आप मुझे गलत मत समझना। कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया। छोटे आदित्य के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, जल्दी आना मम्मा, आपका आदित्य आपके बिना अकेला है। अमूल्या ने अपने बेटे आदित्य के आंसू पोंछे और उसे अपने हाथ का कड़ा देते हुए कहा, ये मम्मा की तरफ से आपको छोटा सा तोहफा। छोटे आदित्य ने उस कड़े को देखा और अपनी माँ को डोट तो वही आदित्य ने देव्यांशी को गले लगाया और उसके छोटे पैर को चूम लिया। देव्यांशी के दाहिने पैर पर चांद और तारे का निशान था। एक बर्थ मार्क। उसने देव्यांशी को एक लॉकेट देते हुए कहा, ये आपके लिए। ये कहकर उसने उसे पहनाया। ये लॉकेट चांद और तारे का ही था। देव्यांशी ने आदित्य और आरुषि को किस करते हुए कहा, मैं जल्दी आऊंगी। कहकर वो अमूल्या के साथ चली गई। जाने से पहले अयांश ने अमूल्या से कहा, तुमने मुझे मेरे बच्चों से दूर करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर अमूल्या के दिल में बहुत चुभन हुई। अमूल्या ने उससे नफरत से कहा, बच्चों की दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई तो जरा सोचो, मेरा भी एक परिवार था जो अब नहीं रहा। इसकी वजह। कहकर वो चुप हो गई। वो अब क्या ही कह सकती है। अयांश ने उसे नफरत से घूरा और अपनी नजरें फेर ली। अमूल्या देव्यांशी को लेकर बाहर आ गई। बाहर एक कैब में ड्राइवर ने उसका सामान कार में जमाया और अमूल्या देव्यांशी के साथ उसमें बैठकर धनराज गिर मेंशन से बहुत दूर आ गई। देव्यांशी अपने गले में पकड़े हुए लॉकेट को देख रही थी जो आदित्य ने उसे दिया था। तभी उनकी कैब आगे जाकर रुक गई। अमूल्या ने ड्राइवर से पूछा, ये आपने कार क्यों रोक दी? इस पर ड्राइवर ने कहा, मैं देखता हूं। कहकर वो कार से बाहर निकला और कुछ देर बाद वापस आकर अमूल्या से कहा, मैडम सड़क पेड़ गिर गया है इसलिए रास्ता जाम हो गया है। आप कहे तो आपको दूसरे रास्ते से लेकर चालो। अमूल्या ने देव्यांशी को एक नज़र देखा और फिर ड्राइवर को चलने को कहा। ड्राइवर एक सुनसान सड़क पर आया जहां पर गाड़ियों का आना जाना बहुत कम होता था। अयांश, भले ही मैं तुम्हें माफ ना कर पाऊं या तुम मुझे माफ ना कर पाओ, पर यह प्यार खत्म नहीं होगा। अमूल्या ने अपना मंगलसूत्र पकड़कर कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लोग आगे जा ही रहे थे कि अचानक उनके सामने से ट्रक आया। ड्राइवर के आंखों पर उस ट्रक की लाइट पड़ने से उसने अपना बैलेंस खो दिया और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अमूल्या ने ये हादसा होते ही देव्यांशी को अपने गले से लगाकर छुपाया था। पेड़ से कार टकराने से उसमें से बहुत बुरी तरह धुआं निकलने लगा था। अमूल्या के सर पर चोट आ गई थी। उसने खुद को संभाला और सामने देखा ड्राइवर का सर बुरी तरह कांच में जा लगा था। अमूल्या एक डॉक्टर होने के कारण ये बता सकती थी कि ड्राइवर अब नहीं रहा। देव्यांशी ने अपना सर निकालकर अमूल्या को देखा। मम्मा, ये क्या था? कहकर वो डांसने लगी। कार में बहुत ही धुआं निकलने लगा। अमूल्या ने पीछे देखा, गाड़ी में स्पार्क निकल रहा था।
इसका मतलब कि गाड़ी में किसी भी वक्त आग लग सकती थी। ये देखकर अमूल्या जल्द से जल्द खुद को और देवयांशी को निकालने लगी। कुछ देर बाद एक तेज धमाका हुआ और उस कार का ब्लास्ट हुआ। धनराज गिर मेंशन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अयांश जोर से चिल्लाया। सभी की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने अपने सामने गार्ड्स को देखा जिसे उसने अमूल्या और देवयांशी की सुरक्षा के लिए अपने साथ भेजा था। आदित्य ने उनसे गुस्से में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कार का एक्सीडेंट और फिर ब्लास्ट, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक गार्ड ने डरते हुए कहा, हमने वहां पूरी छानबीन की, वहां कुछ नहीं मिला सिवाय इन 2 चीजों के। कहकर उस गार्ड ने एक मंगलसूत्र और एक छोटा सा जूता आगे कर दिया जो कि खून से सना हुआ था। ये देखकर सभी का दिल दहल गया। अयांश ने उस मंगलसूत्र को अपने हाथ में पकड़ा और उस जूते को, वो दोनों चीजों को अपने सीने से लगाकर रोने लगा, मेरी बच्ची देवू। अमूल्या, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आरुषि उसके पास आकर उसे चुप कराते हुए बोली, अयांश प्लीज चुप हो जा। अयांश ने आरुषि से गुस्से में कहा, कैसे शांत हो जाऊं मैं? मेरी पत्नी और मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है और आप कह रही है मैं शांत हो जाऊं? आपके एक फैसले ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। अयांश के इस बर्ताव पर आदित्य ने उससे कुछ नहीं कहा। आरुषि ने रोते हुए कहा, पर अलग होने का फैसला तुम दोनों का था। अयांश ने उस मंगलसूत्र को देखते हुए कहा, काश जिस तरह मैंने उससे शादी जबरदस्ती की थी उसी तरह मैं उसे अपने साथ जबरदस्ती रख लेता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कहते हुए वो अपने रूम में जाने लगा। आदित्य ने अपने सामने मौजूद आरुषि को देखा जो अपने फैसले के आगे पछतावा महसूस कर रही थी। तो अब आदित्य की नज़र अपने पोते पर थी। उसके मन में यही ख्याल आया, क्या होता अगर देवयांशी की जगह उसका पोता होता? आदित्य ने अपना सर झटका। अमूल्या और देवयांशी के जाने का गम उसे भी था। छोटे आदित्य ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और अपनी मम्मा का कड़ा देखते हुए खुद से कहा, मुझे विश्वास है कि आप आओगे। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। 20 साल बाद दिल्ली के गेट ऑफ इंडिया पर एक लड़की अपने सामने समुद्र को देख रही थी। उसने अपने हाथ फैलाए और खुली हवा को महसूस करने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, तमन्ना क्या कर रही हो? नीचे आओ, कहीं गिर ना जाओ। तमन्ना, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच, दूध जैसा गोरा रंग, हवा में लहराते बाल, जिसकी आंखें मछलियों की तरफ सुंदर और भूरी। तमन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सामने एक टॉल पर्सनालिटी का हैंडसम लड़का खड़ा था। तमन्ना ने उसे अपना हाथ दिया तो उस लड़के तमन्ना को नीचे संभालकर उतारा। तमन्ना ने नीचे आकर उसके गले में बाहें डालकर कहा, वरुण, अगर मैं गिर गई ना तो तुम मुझे बचा लेना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वरुण ने उससे कहा, मैं तुम्हें बचाने आऊं, उससे पहले तुम्हारे फैंस तुम्हें बचाने आ जाएंगे। तमन्ना ने उससे कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं, क्यों ना हम ऐसी दुनिया बसा ले जहां तुम मैं और कोई नहीं सिवाय हमारे प्यार के। वरुण ने उसके सर पर चपत लगाकर कहा, मैडम आपका ये सपना पूरा होगा, पर उससे पहले आपको कल अपना अवार्ड फंक्शन अटेंड करना होगा। तुम्हारे बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस बनते ही हम शादी कर लेंगे। वरुण की ये बात सुनकर तमन्ना के चेहरे पर रुचि आ गई। उसने वरुण को गले लगाकर कहा, आई लव यू वरुण। इसी बातों में वरुण ने उसे उसके घर छोड़ दिया और वहां से चला गया। अगले दिन धनराज गिर मेंशन में एक बड़ी सी कार आकर रुकी। गार्ड्स ने उस कार को देखा तो एकदम से अलर्ट होकर अपना सर झुका लिया। ड्राइवर गाड़ी से निकलकर उस कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से एक लेदर का शूज पहने हुए एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। उसकी काली गहरी आंखें, हाथों में महंगी घड़ी, बाल जेल से सेट और उसकी परफेक्ट जोलाइन और साथ में उसका कोल्ड ऑरा ये बताने के लिए काफी था कि वो कौन है। तभी उस कार में से एक लड़की बाहर आए, आदित्य। उस लड़की उस हैंडसम लड़के को आवाज दिया। आदित्य ने पीछे देखा और अपना हाथ उस लड़की को दिया।
उस लड़की ने उसे ऐसे मुस्कुरा कर देखा जैसे वो उसे थैंक यू कह रही हो। उस लड़की ने इस वक्त हाई जीन्स ऑफ शोल्डर टॉप पर ब्लैक कोट पहना हुआ था। वो लड़की हाई हिल्स ने आदित्य के साथ अंदर आई। आदित्य ने लिविंग रूम में नजर घुमाई, वहां कोई मौजूद नहीं था। आदित्य ने बटलर को बुलाया और उससे पूछा, सब लोग कहाँ पर है? इस पर उस बटलर ने सर झुकाकर कहा, सर, आपकी दादी और दादाजी कमरे में है, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूं। आदित्य ने उसे जाने की इजाजत दी तो वो बटलर वहां से चला गया। बटलर के जाने के बाद उस लड़की ने आदित्य से पूछा, आदित्य, क्या तुम्हारी दादी मुझे पसंद करेगी? आदित्य ने उसकी तरफ अपनी नजर घुमाई तो उस लड़की ने आगे कहा, मेरा मतलब है कि क्या उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर होगा? इस पर आदित्य ने उससे कहा, भव्या, रिलैक्स, मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है और दादाजी मेरी दादी से। एक बार अगर दादी ने हाँ कर दी तो हमारी शादी पक्की। आदित्य की बातें सुनकर भव्या के होठों पर मुस्कान आ गई और साथ ही उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि इस घर में उसकी दादी की बहुत चलती है और आदित्य अपनी दादी को बहुत मानता है। दूसरी तरफ एक बड़े से मैदान में अवार्ड शो रखा गया था जहां फिल्म जगत से जुड़े सभी कलाकार शामिल हुए थे। स्टेज काफी अच्छे से सजाया गया था। बाहर रेड कार्पेट पर सितारे आ रहे थे और मीडिया उनकी फोटो ले रही थी। तभी वहां पर तमन्ना अपने ऑफ शोल्डर ग्रे कलर के गाउन में आई। वहां मौजूद उसके फैंस उसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे। तमन्ना ने मीडिया के सामने अपनी तस्वीरें खिंचवाई और मीडिया के कई सवाल का जवाब भी दिया। तभी मीडिया ने उससे एक सवाल किया, क्या लगता है मिस तमन्ना, क्या आपको ये अवार्ड मिलेगा? इस पर तमन्ना ने बड़ी ही शांति के साथ जवाब दिया, मिलना तो चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड आज के दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। कहकर उसने सभी को बाय कहा और वहां से चली गई। तमन्ना ने किसी को भी अपने और वरुण के रिश्ते के बारे में नहीं बताया गया था। तमन्ना स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड हासिल करना चाहती और फिर अपने प्यार वरुण को कुछ ही देर में अवार्ड फंक्शन शुरू हो गया। होस्ट ने काफी अच्छा एंटरटेन किया और एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद सभी को अवार्ड मिलना शुरू हो गया। आखिर में बेस्ट फीमेल अवार्ड का वक्त आया। तमन्ना भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका नाम आए, पर स्टेज पर आए गेस्ट ने नाम लेते हुए कहा, तो इस साल का बेस्ट फीमेल ला अवार्ड जाता है प्राची अरोड़ा को। प्राची अरोड़ा अपना नाम सुनते ही मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। उसके आसपास के लोग उसे बधाई देने के लिए आगे आए। वही तमन्ना के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी। बेस्ट फीमेल का अवार्ड उसे नहीं मिला। अब वो वरुण को शादी के लिए कैसी मनाएगी? इस बारे में तमन्ना सोच रही थी। अगर वरुण नहीं माना तो उसे 1 साल का इंतजार और करना होगा। तमन्ना सब कुछ सोच रही थी कि तभी सामने स्टेज पर एक अनाउंसमेंट ने उसका ध्यान खींचा। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। सामने स्टेज पर वरुण कुकरेजा घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ में एक रिंग थी और सामने खड़ी प्राची उसे मुस्कुराकर देख रही थी। तमन्ना को जोर से झटका लगा। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। क्या वरुण प्राची को प्रपोज कर रहा है? अगले ही पल तमन्ना का ये ख्याल सच हो गया। तमन्ना ने अपने कानों से सुना। वरुण ने मुस्कुराकर प्राची से कहा, प्राची, जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी देख ली है, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? प्राची तो खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से वरुण को देख रही थी। वही फैंस प्राची और वरुण को ब्लेसिंग देने लगे। सभी प्राची को हाँ कहने के लिए कहा। प्राची शर्माकर अपना हाथ आगे किया और वरुण ने प्राची को रिंग पहना दी। ऐसा करते हुए वरुण ने एक बार भी तमन्ना को नहीं देखा। तमन्ना के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तमन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वरुण ऐसा कुछ करेगा। क्या वरुण को उससे प्यार नहीं? क्या वरुण को सिर्फ एक अवार्ड से मतलब था? क्या उसे तमन्ना के प्यार और उसकी फीलिंग की परवाह नहीं? तमन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वरुण उसके साथ ऐसा कर सकता है। सभी का ध्यान स्टेज पर था। वरुण और प्राची एक साथ स्टेज पर खड़े फोटो ले रहे थे।
तमन्ना वरुण से उसी वक्त लड़ना चाहती थी, उससे सवाल करना चाहती थी, पर उसके शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। तमन्ना अपना पर्स लेती है और वहां से चली जाती है। उसकी सांसें फूल रही थी। तमन्ना को काफी लोगों ने देखकर आवाज दी, पर तमन्ना ने किसी की भी नहीं सुनी। तमन्ना के कानों में सिर्फ वरुण के शब्द थे कि वो प्राची के साथ अपनी दुनिया देखता है। प्लाढ़ा बार, जहां हर कोई मस्ती में झूम रहा था, और ऐसे में एक प्राइवेट एरिया में 2 आदमी टॉप फ्लोर पर बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी, जिसकी उम्र 25 साल, काली गहरी आंखें, जिसकी अट्रैक्टिव बॉडी होने के बावजूद वो आदमी काफी गुस्से में ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। उसके सामने मौजूद 24 साल के आदमी ने उसे ऐसे शराब के नशे में देख बोला, आदित्य भाई, इतना ज्यादा ड्रिंक मत कीजिए, होश से काम लीजिए। तभी सामने उसके भाई ने जोर से ग्लास जमीन पर तोड़ते हुए कहा, कैसे शांत हो जाऊं मैं कृष? आखिर कैसे? दादी ने भव्य को पसंद नहीं किया है। वो नहीं चाहती कि मैं भव्य से शादी करूं। ये सब कहते हुए आदित्य की सांसें गुस्से में फूल रही थी। उसे ऐसे गुस्से में देख कृष ने उससे कहा, भाई रिलैक्स। दादी ने कहा है तो कोई वजह जरूर होंगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ वजह है। वही वजह है जिससे आज मैं अपनी माँ और बहन से दूर हूँ। कृष नव जब ये सुना तो उसे बुरा लगा और उसने उसे शांत कराते हुए कहा, भाई प्लीज इस तरह पब्लिक प्लेस पर इन सब चीजों का जिक्र नहीं करना है। आदित्य ने गहरी सांस ली और ग्लास टेबल पर रखकर कृष से दर्द भरी आवाज में कहा, माँ और बहन को पहले ही गो चुका हूँ। डैड ने भी साथ छोड़ दिया और मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी। पर अब जब मुझे भव्या से शादी करनी है तो दादी वो खुशी भी मुझसे छीन रही है। कृष ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक आइडिया दूं। आदित्य ने गहरी नजर उस पर डाली और कहा, कहो क्या कहना है। इसके बाद कृष ने उसे अपना सारा प्लान बताते हुए कहा, पर इसमें तो मैं भव्या को तकलीफ होंगी। कृष ने उसे समझाते हुए कहा, भाई मैं जानता हूं कि आप भव्या को तकलीफ नहीं देना चाहते, पर कुछ वक्त के लिए हमारा ये करना जरूरी होगा। इस सब के बाद आप भव्या से शादी कर लेना और जितनी भी तकलीफें भव्या को मिली है वो सब खत्म हो जाएगी। आदित्य ने अपनी मुट्ठियां कस ली और ना में अपना सर हिलाया। कृष ने गहरी सांस ली और उसे समझाना बंद किया, पर कृष के दिमाग में कुछ और ही था। कृष ने आदित्य से कहा, मैं रूम में जा रहा हूं, आप भी आराम कर लीजिए। इतना कहकर वो अपनी सीट से उठा और वहां से चला गया। दूसरी तरफ एक लड़की प्लाजा बार में आई और उसने एक रूम बुक किया। उस लड़की ने रिसेप्शन डेस्क से अपनी चाबी उठाई और ऊपर की तरफ जाने लगी। तमन्ना अपनी चाबी से दरवाजा खोलने वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख लिया। तमन्ना को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। तमन्ना डरते हुए हाथ पांव चलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल उस शख्स ने तमन्ना को एक रुमाल सुंघा दिया, जिससे तमन्ना की आंखें बंद होने लगी। वो शख्स तमन्ना को एक रूम में लेकर आया। इससे पहले कि वो उसे रूम में लेकर जाता, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस शख्स ने अपना सर घुमाकर बगल में देखा, कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। उस गुंडे के हाथ पकड़े हुए शख्स ने उसका हाथ मरोड़कर कहा, मेरा इंट्रोडक्शन बाद में लेना, पहले ये बता तू कौन है? और इस लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? उस शख्स की आंखों में गुस्सा था। उस गुंडे की कलाई मरोड़ने पर उसकी पकड़ तमन्ना से ढीली हो गई और तमन्ना बेहोशी के हालत में फ्लोर पर गिर गई। उस शख्स ने तमन्ना पर एक नजर डाली और उसे गुंडे से दांत पिसकर कहा, सच बता क्या कर रहा है, वरना जान से जाएगा। उस गुंडे ने अपने दूसरे हाथों चाकू निकाला और सामने वाले शख्स के साथ हाथापाई करने लगा। सामने वाले शख्स की पर्सनालिटी काफी तगड़ी थी, इसलिए कुछ 4 से 5 मुक्कों में वो गुंडा फ्लोर पर गिरा। उस शख्स ने उसे छोड़कर तमन्ना पर नजर डाली और उसे अपनी बाहों में उठाया।
उस शख्स ने उसे लेकर जाते हुए कहा, इसे उठा तो लिया है, पर इसे मैं रखूंगा कहाँ? कहते हुए वो एक रूम के बाहर आया। उसने उस रूम को देखा तो हड़बड़ा गया। उसने खुद से कहा, आदित्य भाई का रूम? अरे नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैं आदित्य भाई के रूम में एक लड़की को सुलाया है तो गुस्से में वो आदमी पूरी रूम को जला देगा। तभी कृष्ण ने तमन्ना पर एक नज़र डाली और कुछ सोचकर उसे अपने रूम में लेकर गया, जो कि आदित्य के रूम के बगल में था। उसने उसे बेड पर लेटाया और तमन्ना को देखकर कहा, सुनो लड़की, तुम जो कोई भी हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि कल सुबह तुम मुझे थैंक यू कहोगी, ना कि मुझ पर इल्जाम लगाओगी। कहकर उसने उसे ब्लैंकेट से कवर किया। हालांकि तमन्ना अब भी बेहोश थी, वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी। कृष्ण ने उस रूम का दरवाजा बंद किया और बाहर आया। उसके जाते ही एक शख्स लड़खड़ाते हुए उस कॉरिडोर में आया। वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। वो दरवाजे का सहारा लेकर एक रूम के आगे रुका और उसका हैंडल घुमाया। अगले ही पल रूम का दरवाजा खुलते ही वो शख्स अंदर गया। शराब के नशे में उसे बहुत गर्मी लगने लगी। उसने अपना कोट निकाला और शर्ट भी। वो बेड के पास आया तो उसे बहुत ही धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसने बेड पर एक खूबसूरत परी को सोते देखा। अचानक ही उसके शरीर की गर्मी और बढ़ गई। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। प्लाढ़ाबार। अगली सुबह बिस्तर पर लड़की कसमसते हुए उठी। उसका बदन पूरी तरह टूट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। उस लड़की ने अपना सर पकड़ लिया और खुद के शरीर को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये क्या हो गया मेरा साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहकर उसकी आंखों से आंसू आ निकले। उसके शरीर पर कई सारी जगह दांत के निशान नीले पड़ चुके थे। वो लड़की बिस्तर से उठकर जमीन पर अपने पैरों को रखती है। तभी उसके पैरों में असहनीय दर्द उठता है। वो हिम्मत करके आईने के पास जाती है और अपना चेहरा देखती है। नहीं, ये क्या हो गया? जोर से कहकर वो अपना चेहरा छुपाए रोने लगती है। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। वो लड़की डर से पीछे देखती है। सामने एक आदमी सूट बूट में खड़ा था। उसकी गहरी काली इस वक्त काफी क्रोध से भरी हुई थी। मिस तमन्ना आहूजा। उस लड़के ने अंदर आकर दरवाजा लगाया। इस आवाज को सुनकर तमन्ना बुरी तरह से डर गई। तमन्ना ने मिरर के पास रखा हुआ वास उठाया और खुद के करीब आ रहे शख्स को वास दिखाते हुए धमकाते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर उस शख्स के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने भारी शब्दों में कहा, मिट गए इस दुनिया से वो लोग जिन्होंने आदित्य धनराज गिर को मारने का ख्याल में अपने जेहन में लाया। आदित्य ने एक एक शब्दों को चबाकर बोला। आदित्य धनराज गिर नाम सुनते ही तमन्ना के हाथ उस वास पर ढीले हो गए और वो वास उसके हाथ से छुटकर जमीन पर जा गिरा। पूरे रूम में उस वास के गिरने की आवाज हुई। तमन्ना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा ये आदमी आदित्य धनराज गिर है, जिसके बारे में उसे सिर्फ सुनने को मिला है। आदित्य धनराज गिर ने जानलेवा नजरों से तमन्ना को देखा और गुस्से में दांत पिसकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आकर मुझे हाथ लगाने की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। तमन्ना काफी वक्त से अपने सामने खड़े हैंडसम आदमी को देख रही थी। गुस्से में भी उसका ऑरा काफी लाजवाब था। आदित्य की बातों से तमन्ना होश में आई और गुस्से में बोली, मैंने किया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? भला मैं ये सब क्यों करूंगी? आदित्य धनराज गिर की आंखें छोटी हो गई। पहली बार किसी लड़की ने उससे ऊंची आवाज में बात की है। आदित्य ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, मिस आहूजा, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी ये जुबान काट दूं। तमन्ना ने उसकी धमकी को इग्नोर कर कहा, रात भर चैन नहीं मिला जो तुम अब भी मुझे काटना चाहते हो? देखो मेरे शरीर पर निशान, साफ जाहिर होता है ये मैंने नहीं तुमने किया है।
मेरी हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने मुझे कल पीछे से पकड़ा, मेरा मुंह दबाया और मुझे रुमाल सुंघाकर अपने बिस्तर पर लेकर आए। तमन्ना ने उस पर सारे इल्जाम लगाए। आदित्य ने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा और गुस्से में कहा, मिस आहूजा। आदित्य की आवाज काफी गरजने वाली थी, जिसे सुनकर तमन्ना की एक एक हड्डी में सिरहन दौड़ गई। आदित्य ने आगे कहा, मैं आदित्य धनराज गिर हूं। मेरे बिस्तर पर आने के लिए लड़कियां मारती है। मुझे ऐसी गिरी हुई हरकत करने जरूरत नहीं। हरकत तुमने की है। तुम मेरे भाई के कमरे में आई पर तुम्हें वो नहीं मिला, पर तुम्हारी किस्मत मुझसे आकर टकरा गई। तमन्ना ने मन कहा, मेरी किस्मत? आदित्य के भाई का कमरा डॉट कहकर वो कमरे को देखने लगी। वो समझने की कोशिश करने लगी कि आदित्य क्या कहना चाहता है। आदित्य ने आगे कहा, पर अफसोस वो तुम्हारी किस्मत नहीं, बदकिस्मती है, जो अब तुम्हारी सांसों में साथ खत्म होने वाली है। तमन्ना ने इरिटेट होकर कहा, ऐसे भारी भारी डायलॉग मारना बंद करोगे? ऐसे डायलॉग मारना मेरा काम है। फिल्म सेलिब्रिटी मैं हूं, ना कि तुम। तमन्ना ने आदित्य को काफी हल्के में ले लिया, पर अगले ही पल उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। आदित्य धनराज गिर उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। ये देखकर तमन्ना ने जोर से कहा, अरे ओह धनराज गिर, यहाँ इज्जत मेरी गई है और तुम मुझे ही गोली मार रहे हो। तमन्ना को इस वक्त आदित्य में यमराज के दर्शन हो गए थे। आदित्य ने उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आदित्य को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे। और तमन्ना ने तो उसे पागल कहने की हिम्मत की। सोचते हुए आदित्य ने गोली चला दी। तमन्ना जोर से चिल्लाई, नहीं। तमन्ना बहुत डरी हुई थी। उसे कुछ समय बाद तक कुछ फील नहीं हुआ तो उसने आंखें एक आंख खोलकर सामने देखा। सामने आदित्य धनराज गिर का हाथ हवा में था और उसके बगल में एक और शख्स था। आदित्य ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, कृष, ये क्या कर रहे हो? कहकर आदित्य ने अपना हाथ नीचे किया। कृष ने उसके हाथ से बंदूक लेकर कहा, अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों इस पर गोली चला रहे हैं? कहकर उसने तमन्ना को देखा तो देखता रह गया। तमन्ना को तो वो कल सही सलामत छोड़कर गया था, फिर आज सुबह में उसकी ये हालत कैसे हुई? आदित्य ने तमन्ना की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर कृष से कहा, इस लड़की ने कल मेरे साथ रात बिताई, मेरी वर्जिनिटी खत्म कर दी। ये सुनकर कृष की आंखें तो बाहर आने को हुई। आदित्य की वर्जिनिटी वाली बात सुनकर कृष की हवाइयां उड़ गई। इसी के साथ तमन्ना की भी आंखें बड़ी हो गई। क्या ये आदमी वर्जन था? पर कैसे? तमन्ना ने मन ही मन कहा, जब इतनी लड़कियां इसके बिस्तर तक आने के लिए कुछ भी कर जाती है, तो उसके बावजूद ये वर्जन था। कृष ने तमन्ना की तरफ देखा और पूछा, ये क्या कह रहे हैं मेरे भाई? तुमने कल क्या किया? तमन्ना ने इरिटेट होकर कहा, मैंने क्या किया? मुझे बेहोश होने के बाद कुछ नहीं पता चला। और रही बात इसकी वर्जिनिटी की तो जरा एक नज़र बेड पर देख लो। इतना कहकर तमन्ना ने अपनी नज़र फेर ली। कृष और आदित्य दोनों ने ही बेड पर एक नज़र डाली जहां तमन्ना के खून लगे हुए थे। उन दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि तमन्ना भी वर्जिन थी। तमन्ना ने कृष से पूछा, तुम मुझे यहाँ कमरे में लेकर आए, इसका मतलब तुम ही ने मुझे रुमाल सुंघाया और किडनैप किया? तमन्ना जानना चाहती कि कृष ने ऐसा क्यों किया। अगर कृष उसे अपने कमरे में लेकर आया है तो जरूर कृष ने ही उसे किडनैप किया होगा। कृष ने उसे एटीट्यूड में कहा, एक्सक्यूज मी, किडनैप मैंने नहीं, किसी और ने किया। तुम बेहोश थी, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने तुम्हें उससे बचा तो लिया, पर मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं, इसलिए तुम्हें अपने कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। और आज सुबह आया तो यहाँ का नजारा ही कुछ और है। कहकर उसने अपने भाई की तरफ देखा। आदित्य ने गुस्से में कृष का गला पकड़ लिया, तुम बेवकूफ लड़के, क्या जरूरत थी तुम्हें इस बेकार लड़की को अपने कमरे में रखने की? इसके लिए कोई और कमरा ढूंढ देते।
कृष ने अपना गला छुड़ाते हुए कहा, भाई छोड़ो मुझे। आप नहीं जानते नशे में लड़कियों का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसे में मैं इसे लेकर कैसे रिसेप्शन तक लेकर जाता? बड़ी मुश्किल से तो यहाँ लेकर आया हूँ। आदित्य ने उसका गला छोड़कर कृष से कहा, अब इसे बाहर निकालो यहाँ से। कहकर आदित्य बिना तमन्ना को देखे वहां से चला गया। कृष ने तमन्ना को देखा, जिसकी आंखें नम थी। कृष ने उससे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी। मेरे भाई ऐसे ही है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले। तमन्ना ने रोते हुए कहा, वो जो भी हो पर मेरा क्या? अगर किसी को पता चला कि फेमस सेलिब्रिटी तमन्ना आहूजा ने किसी अजनबी के साथ रात बिताई है, तो मेरा एक्टिंग करियर पूरी तरह खराब हो जाएगा। तमन्ना अपने करियर को लेकर इतना डर गई थी कि वो वरुण और प्राची के बारे में भूल ही गई थी। कृष ने जब सुना कि वो एक सेलिब्रिटी है, तो उसे आरुषि का ख्याल आया। कृष ने तमन्ना से कहा, जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। फिलहाल मेरी जिम्मेदारी है कि ये बात बाहर न आए। मैं किसी को भेजता हूं जो तुम्हें कुछ कपड़े दे सके। कहकर कृष वहां से चला गया। उसके जाते ही तमन्ना बेड के सहारे पीठ टिकाए रोने लगी। उसे कल रात के वरुण और प्राची का ख्याल आया। उसने खुद से सवाल करते हुए कहा, आखिर क्यों वरुण? क्या हमारा प्यार सिर्फ एक अवार्ड का मोहताज था, जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया? वरुण के धोखे से तमन्ना खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ ही वक्त में कृष के कहने पर स्टाफ ने तमन्ना को अच्छे कपड़े दिए और साथ ही नाश्ता और कुछ दवाई दी। तमन्ना फ्रेश होकर आई तो स्टाफ ने उससे कहा, मिस आहूजा, ये दवाई पेन किलर की है। मिस्टर धनराज गिर ने आपका पूरा ख्याल रखने को कहा है। तमन्ना को रोने के बाद भूख बहुत लगी थी, इसलिए उसने कुछ सैंडविच खा लिए और दूध लेकर पेन किलर की दवा ले ली। ना जाने क्यों उसे कृष पर भरोसा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि कृष ने वाकई में बहुत जेंटल तरीके से उससे बात की। नाश्ता कर तमन्ना वापस अपने घर को चली गई। आदित्य कृष के साथ कार में बैठकर अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। आदित्य ने फोन की स्क्रीन पर नाम देखा तो ये भव्या का फोन था। आदित्य की पकड़ फोन पर कस गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने भव्या को धोखा दे दिया है। तमन्ना का ख्याल आते ही आदित्य के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। काफी देर तक रिंग जाने पर भी आदित्य ने फोन नहीं उठाया तो फोन बजना बंद हो गया। कृष ने अपना लैपटॉप चलाते हुए आदित्य से कहा, सुन लीजिए भाई, कि वो क्या कहना चाहती है। उसके इतना कहते ही फोन एक बार फिर बजने लगा। आदित्य ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और फोन उठाया। फोन पर बात करने के बाद आदित्य ने ड्राइवर से कहा, कार को पास के ही रेस्टोरेंट में लेकर चलो। और फिर कृष से कहा, तुम कार लेकर जाओ, मैं आता हूं। कुछ देर बाद आदित्य भव्या के साथ था और कृष कार में लैपटॉप में तमन्ना की डिटेल देख रहा था। उसने खुद से कहा, लड़की बुरी नहीं है, पर वरुण कुकरेजा ने ये अच्छा नहीं किया। कहकर उसने लैपटॉप बंद किया और किसी को फोन मिलाया। वही आदित्य और भव्या रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। भव्या ने नाश्ता करते हुए उससे बहुत रुचि से कहा, आदित्य तुम्हें पता है फैशन वीक के लिए मेरा नाम सिलेक्ट हुआ है। अब मैं वहां अपनी डिजाइन दिखा सकती हूं, पर उसके लिए मुझे साउथ अमेरिका जाना है। भव्या के जाने के बाद सुनकर आदित्य ने उससे पूछा, तुम्हें कितने दिनों के लिए जाना है और कब जाना है? भव्या ने उससे कहा, आज शाम को इंटरनेशनल फ्लाइट है और 2 से 3 महीने के बाद ही आ पाऊंगी। आदित्य गहरी सोच में पड़ गया। उसे ऐसे देख भव्या को लगा कि आदित्य उसके जाने के बाद सुनकर उदास है। भव्या ने आदित्य के गालों पर किस करते हुए कहा, हे बेबी, उदास मत हो वरना मैं जा नहीं पाऊंगी और ये मेरा ड्रीम है। आगे की कहानी में जाने क्या होगा। आदित्य ने भव्या को साइड से गले लगाकर कहा, भव्या, मुझे खुशी होगी कि तुम अपना ड्रीम पूरा करो, पर मैं चाहता था कि तुम यहाँ रुककर कुछ वक्त दादी के साथ और गुजार लो। आदित्य चाहता था कि उसकी और भव्या की शादी हो जाए।
भव्या ने उससे कहा, आदित्य मुझे लगता है हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना ड्रीम पूरा करके आऊं तो शायद वो मुझे अपना ले। भव्या आदित्य से शादी भी करना चाहती और उसे अपना ड्रीम भी पूरा करना था। एक बार उसका ड्रीम पूरा हो जाए फिर वो आदित्य से कहकर कई सारे इन्वेस्टमेंट अपने फैशन कंपनी में करवा सकती है। आदित्य का सपोर्ट पाकर वो आसमान आसानी से छू लेगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो भव्या ने उससे रिक्वेस्ट किया। आदित्य ने उसके गाल हल्के से खींचकर कहा, जल्दी आना और रोज फोन करना। भव्या ने खुश होकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, परमिशन के लिए शुक्रिया। आदित्य भी मुस्कुराया और उसके होठों की तरफ बढ़ने वाला था। ये जानकर कि आदित्य उसे किस करने वाला है, भव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य उसके होठों की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक ही उसके आंखों के आगे तमन्ना का चेहरा आ गया। आदित्य झटके से पीछे हुआ। भव्या ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। भव्या ने उसे शांत करते हुए पूछा, आदित्य क्या हुआ, तुम ठीक हो? आदित्य ने अपना सर झटका और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। भव्या ने उससे पूछा, तो फिर तुम्हें क्या हुआ? आदित्य ने उससे झूठ बोलते हुए कहा, रात भर ऑफिस वर्क कर रहा था इसलिए शायद ठीक से सो नहीं पाया। आदित्य उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अब जब वो अपने ड्रीम को पूरा करने जा रही थी तो वो उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। आदित्य की बात सुनकर भव्या ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, ओह कोई नहीं, तुम आराम कर लो, मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। कहकर उसने आदित्य के दूसरे गाल पर भी किस किया। आदित्य उसे रेस्टोरेंट के बाहर तक छोड़ने आया और भव्या के जाने के बाद वो खुद भी वहां से चला गया। आदित्य वाकई में काफी अपसेट था। उसने गुस्से में खुद से कहा, तमन्ना आहूजा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। कहकर उसने किसी को फोन लगाया। तमन्ना इस वक्त अपने घर पर शांत सी एकटक टीवी स्क्रीन पर देख रही थी। टीवी पर दिखाए जा रहे वरुण और प्राची के सगाई के न्यूज को देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। साथ ही न्यूज में बार बार ये भी दिखाया जा रहा था कि तमन्ना बीच शो से घर चली गई। आखिर क्यों? तमन्ना ने अवार्ड शो को बीच में छोड़ा। क्या तमन्ना से प्राची की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई? क्या तमन्ना अब हार मानती है? ऐसे अनगिनत सवाल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे जिनसे तमन्ना इतनी गुस्से में थी कि उसने टीवी बंद किया और गुस्से में रिमोट दीवार पर दे मारा। उसने खुद से कहा, वरुण तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया, इसकी कीमत तुम चुकाओगे। कहकर उसने सोफे की सीट से अपना सर टिका लिया। तभी तमन्ना का फोन बजने लगा। उसके असिस्टेंट का बार बार कॉल आ रहा था। उसने इरिटेट होकर फोन उठाया कि तभी दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने उसे कुछ कहा, जिससे तमन्ना परेशान होकर बोली, ठीक है मैं आती हूँ। इतना कहकर वो अपनी कंपनी के लिए जाती है। बोर्न फॉर स्टार कंपनी के डायरेक्टर के रूम में प्राची और वरुण मौजूद थे। प्राची ने वरुण से पूछा, क्या तमन्ना इस बात के लिए मानेगी? वरुण ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, उसे ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि तमन्ना पर कंपनी को ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए अब उसके बड़े प्रोजेक्ट तुम ही कर लो। प्राची ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच वरुण। कल तुमने रिंग देकर सरप्राइज किया और आज प्रोजेक्ट देकर। वरुण ने उससे कहा, तुमने भी तो मुझे तोहफा दिया, मेरी कंपनी में आकर उसे अवार्ड शो जिताया है, वरना सालों से ये अवार्ड सिर्फ स्टारलाइट का रहा है। स्टारलाइट की चमक आज भी उतनी ही है, लोगों को आज भी उनके टैलेंट को देखकर ही सिलेक्ट किया जाता था। फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, स्टारलाइट कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्राची और वरुण आपस में समय बिता ही रहे थे कि रूम का दरवाजा बाहर से नॉक किया गया। वरुण और प्राची एक दूसरे से दूर हुए और वरुण ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, अंदर आ जाओ। बाहर का दरवाजा खुला और तमन्ना अपने आंखों में चश्मा लगाए अपनी असिस्टेंट के साथ अंदर आई। अंदर तमन्ना ने वरुण के साथ प्राची को देखा तो वो समझ गई कि ऑफिस खुलने में इतना समय क्यों लगा।
तमन्ना ने वरुण के सामने देखा और पूछा, मैंने सुना कि मेरे सारे बड़े प्रोजेक्ट मुझसे वापस लिए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? वरुण ने उसे देखा और फिर प्राची और तमन्ना की असिस्टेंट को देखकर उनसे कहा, मुझे तमन्ना के साथ बात करनी है। उसके इतना कहने पर प्राची और तमन्ना की असिस्टेंट बाहर चले गए। कमरे में अब सिर्फ तमन्ना और वरुण ही मौजूद थे। वरुण अपनी सीट से उठकर उसके पास आते हुए बोला, जानता हूं तमन्ना, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं क्या करूं? मेरी फैमिली प्रेशर के वजह से मुझे प्राची के साथ होना पड़ा। तमन्ना की आंखें छोटी हो गई। तमन्ना 2 कदम दूर होकर बोली, वरुण, बेहतर है कि तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो। वरुण ने देखा कि तमन्ना उससे दूर जा रही है, तो उसने पहले अपने कदम रोककर भरे गले के साथ तमन्ना से कहा, तनु, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना मैं तुम्हें धोखा देना चाहता हूं। फैमिली ने पहले ही कह दिया था कि मुझे इस साल अवार्ड विनर से शादी करनी ही होगी। मैं वाकई चाहता था कि तुम ये अवार्ड जीतो। पर कहकर वो खामोश हो गया। तमन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वरुण ऐसा कुछ कहेगा। तमन्ना ने उससे सवाल किया, वरुण, मान लिया कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फोर्स किया, पर जिस तरह तुमने उसे स्टेज पर प्रपोज किया, तुम्हारे चेहरे की खुशी और तुम्हारे वो डायलॉग, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम पर दबाव बनाया जा रहा है। वरुण ने उसे देखा और अपना गला साफ करने लगा। उसे लगा था कि तमन्ना उसकी बात मान जाएगी, पर तमन्ना तो अब उससे सवाल करने लगी है। वरुण ने उससे कहा, ये सब फैमिली के वजह से किया है मैंने, मेरा विश्वास कर तमन्ना। तमन्ना ने उससे बड़ी बेरुखी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वरुण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये अपनी मर्जी से करो या फैमिली के कहने पर। मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तमन्ना, कहते हुए वरुण ने उसे आशा भरी नजरों से देखा और आगे कहा, तमन्ना, मैंने सिर्फ मंगनी की है और ये मंगनी तोड़ी भी जा सकती है। अगले साल तक हम शादी कर लेंगे। वरुण, तुम चाहो तो अपनी मंगनी तोड़ सकते हो, पर मैं तुमसे अब कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरा गुरूर तोड़ा है। तमन्ना ने बहुत ही नफरत के साथ वरुण से कहा। अपने लिए इतनी नफरत देखकर वरुण ये समझ रहा था कि अब तमन्ना को मनाना बहुत मुश्किल है, पर वो तमन्ना को काफी समय से जानता है। वरुण ने तमन्ना से कहा, मुझे लगता है तुम्हें अभी अपना गुस्सा शांत करने की जरूरत है, उसके बाद तुम मुझे जरूर समझोगी। कहकर वरुण अपनी चेयर पर बैठा। तमन्ना ने उससे पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वरुण ने उससे हिचकीच कर कहा, तुम्हारी फिल्म और तुम्हारे बड़े प्रोजेक्ट मैं प्राची को दे रहा हूँ, ये बताने के लिए बुलाया है। ये सुनकर तमन्ना को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो सारे प्रोजेक्ट मेरी मेहनत से मुझे मिले, मेरी काबिलियत से मुझे मिले हैं, तो भला तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम प्राची को दोगे? वरुण जानता था कि तमन्ना गुस्सा करेगी। उसने अपना अगला दाव खेलते हुए कहा, हाँ, पर ये सब अवार्ड शो से पहले के थे। अब तुम्हारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर का कहना है कि वो प्राची को इसमें लेना चाहते हैं। तमन्ना को यकीन नहीं हो रहा था। पहले उसका वरुण उससे दूर हो गया और अब उसके प्रोजेक्ट उससे दूर किए जा रहे हैं। तमन्ना ने उससे कहा, मैं खुद डायरेक्टर से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगी। तुम मेरे प्रोजेक्ट उसे नहीं दे सकते हो। तमन्ना ने इतना कहा ही था कि रूम ला दरवाजा खुला और प्राची अपनी हाई हील्स के साथ अंदर आई। प्राची अवार्ड पाकर बहुत खुश लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया जीत ली हो उसने। प्राची ने तमन्ना को इग्नोर कर वरुण से पूछा, वरुण, मुझे मीडिया इंटरव्यू के लिए बुला रही है, तो तुम मुझे बता दो कि मुझे किस प्रोजेक्ट के लिए किस डायरेक्टर से मिलना है। वरुण ने एक नज़र तमन्ना को देखा और प्राची से कहा, हाँ प्राची, तुम थोड़ा इंतजार करो, मेरा असिस्टेंट तुम्हें आज के टाइम टेबल अभी लेकर देगा। प्राची वहां के काउच पर बैठ गई जैसे ये केबिन उसका हो। वरुण ने तमन्ना को देखा जो अपने अंदर के ज्वाला को दबाए हुई थी। वरुण ने तमन्ना को समझाते हुए कहा, देखो,
तमन्ना, भले ही तुम किसी भी डायरेक्टर से बात कर लो, पर अगर उन्हें ये पता चला कि इंडस्ट्री की क्वीन उनके साथ काम करने को तैयार है, तो वो लोग तुम्हें पूछेंगे ही नहीं। क्या तुम उनके सामने जाकर अपनी बेइज्जती कराना चाहती हो? तमन्ना ने उसे देखा जो अब बेहरम हो रहा था। तमन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि वरुण ऐसा कुछ करेगा। उसने उससे कहा, वरुण, वो मेरे प्रोजेक्ट है। वरुण ने उसकी बात काट कर कहा, मुझे लगता है कंपनी का सीईओ होने के वजह से मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं ये फैसला कर सकूं कि किसके पास कौन सा प्रोजेक्ट होगा। तमन्ना के लिए ये अगला झटका था। प्राची, तमन्ना और वरुण की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। तमन्ना ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे प्रोजेक्ट किसी और को दिए गए तो मैं ये कंपनी में और काम नहीं कर सकती। तमन्ना ने अपना फैसला सुना दिया था। वरुण ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वरुण को अंदाजा नहीं था कि कंपनी छोड़कर जाने की बात करेगी। तमन्ना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे हाँ कहा। वरुण ने उसे कहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में तुम्हें करोड़ों की पेनल्टी लगने वाली है। तमन्ना ने उसे जवाब देते हुए कहा, प्रोजेक्ट छीन कर भी पेट नहीं भरा जो अब मेरी बची हुई कमाई भी हड़पना चाहते हो। तमन्ना ने महसूस किया कि वरुण वाकई में गिरा हुआ आदमी है। उसने इतने साल तक एक बड़े ही घटिया आदमी से प्यार किया है। वरुण ने तमन्ना की आंखों में नफरत देखकर उससे कहा, रूल सबके लिए एक बराबर है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर तुम कंपनी छोड़ोगी तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी। कंपनी ने जो तुम्हें घर दिया है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। और दूसरा ये कि तुम इसी कंपनी रहकर काम करो और जो भी प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आए उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ स्पेंड करो। वरुण ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के नियम के बारे में बताया। तमन्ना को अब सच में ऐसा लगने लगा था कि उसने इतने साल जो इस इंसान को दिए, इसकी कंपनी को दिए, अब वो किसी काम के नहीं। तमन्ना ऑफिस के बाहर आ गई। उसने उस कंपनी को देखा, बोर्न फॉर स्टार। इस कंपनी में ना जाने उसने कितने साल लगाए, पर आज जब तमन्ना ने अपने हक की बात की तो उसका हक किसी और को दे दिया गया। तमन्ना ने उस कंपनी को देखते हुए कहा, तुमने मेरा प्रोजेक्ट छीना है, एक दिन मैं तुमसे तुम्हारी कंपनी छीन लूंगी। जिस जगह आज मैं हूं उस जगह तुम होंगे। कहकर वो वहां से चली गई। तमन्ना ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया था। उसे अपना स्वाभिमान प्यारा था। तमन्ना ने सड़क पर पैदल चलते हुए खुद से कहा, अब मुझे फिर से जीरो से शुरू करना होगा। कहकर वो आगे बढ़े जा रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि उसके पीछे एक ब्लैक चमचमाती कार उसका पीछा कर रही है। मिस आहूजा। तमन्ना जा ही रही थी कि किसी ने उसे पुकारा। तमन्ना ने होश में आकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। क्रिश अपनी कार से निकल कर आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमन्ना ने सवालिया नजरों से उसे पूछा। क्रिश ने उसके पास आकर कहा, आपस जरूरी काम है, क्या हम कहीं बैठकर बातें करें? उसकी बात सुनकर तमन्ना को शक सा होने लगा। अब बात करने के लिए रह क्या गया है? क्रिश ने उससे कहा, अब ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। और मेरा विश्वास कीजिए ये आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। तमन्ना को क्रिश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे भी अभी इस वक्त उसके पास कुछ करने को था नहीं, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। क्रिश ने तमन्ना के लिए कार का दरवाजा खोला तो ये देखकर तमन्ना ने उससे कहा, वाकई तुम बहुत जेंटल हो। और एक वो तुम्हारा डेविल भाई बिना कुछ जाने समझे बंदूक निकाल लेता है। कहते हुए वो मुंह बनाकर कार में बैठ जाती है। क्रिश ने जब ये सब सुना तो वो भी जल्दी से बैठा और ड्राइवर को कार बढ़ाने का इशारा किया। ड्राइवर ने कार जल्दी से शुरू कर दी। तमन्ना को बैठने पर महसूस हुआ कि कोई काफी देर से उसे देख रहा है। उसने अपने बगल में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तमन्ना को सामने मौजूद शख्स से बहुत डर लग रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, आदित्य धनराज गिर। हे भगवान, कहीं बात करने से पहले मैं ऊपर ना पहुंच जाऊं। तमन्ना को अब भी याद था कि कैसे आदित्य ने बंदूक निकालकर उस पर गोली चलाई थी। आदित्य उसे काफी देर से घूर रहा था, जैसे वो अभी के अभी उसे जान से मार देगा।
इस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसके कार में बैठकर उसे ही डेविल कह रही हो। तमन्ना ने क्रिश की तरफ देखा और उससे डरते हुए कहा, मुझे नहीं करनी कोई बात, मुझे बाहर जाना है, गाड़ी रोको। क्रिश ने आगे देखते हुए कहा, जब तक कार अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाती तब तक ये कार नहीं रुकेगी। तमन्ना ने आदित्य की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए क्रिश से कहा, कार पर मंजिल पर पहुंचे उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि मैं परलोक पहुंच जाऊं। कहकर वो रोने जैसा मुंह बना लेती है, इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। तमन्ना वरुण से पीछा छुड़ाकर आई तो अब आदित्य के कार में फंस गई। आदित्य उसकी आवाज से इरिटेट हो गया था। आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, मुझे मेरी कार में शांति पसंद है। तमन्ना ने उससे पीछे जाते हुए कहा, चलेगा। जो भी तुम्हारी शांति नाम की गर्लफ्रेंड है उसे बुला लो और मुझे जाने दो। शांति नाम की गर्लफ्रेंड, इतना सुनकर ही क्रिश को हंसी आ गई और बेचारा ड्राइवर खुलकर हंस भी नहीं सकता था। आदित्य ने अपना गला साफ किया, उसके इतना करते ही क्रिश की हंसी एकदम से गायब हो गई। आदित्य ने अपने शब्दों को चबाकर तमन्ना से कहा, मेरी कोई शांति नाम की गर्लफ्रेंड नहीं है। तमन्ना ने उसे मासूम आवाज में कहा, तुम ऐसे घूरोगे तो शांति क्या? अशांति नाम की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। क्रिश को एक बार फिर हंसी आई पर उसने अपना मुंह दबा लिया। आदित्य ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी चाहिए जो कि तुम बनोगी। कहते हुए उसने उसे ऑर्डर दिया। ये सुनकर तमन्ना को अपने कानों में विश्वास ही नहीं हुआ कि जैसे उसने क्या सुन लिया हो। बीवी? वो भी आदित्य धनराज गिर की? देश की सारी लड़कियां मर गई है क्या? या देश में लड़कियों का अकाल पड़ा है जो तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तमन्ना ने उसे अजीब तरह से देखते हुए पूछा। आदित्य ने आंखें छोटी कर कहा, साफ तौर से तुमने मेरी वर्जिनिटी को हाथ लगाया है तो इसकी भरपाई तो तुम्हें ही करनी होगी। तमन्ना ने उसे देखकर गुस्सा करते हुए कहा, ये डायलॉग मेरे होने चाहिए थे। बेहोशी का फायदा उठाकर पूरी रात भर मेरा चिरहरण हुआ था और तुम्हारी भरपाई मैं करूं? अरे क्यों करूं? क्या तुम कोई लड़की हो जो अब अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? तमन्ना को भी अब गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य सचमुच पागल हो गया है। वही आदित्य ने अपनी मुट्ठियां कस ली, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसने मुझे शादी के लिए रिजेक्ट किया। वाकई तुम में बहुत हिम्मत है। अरे तुम आदित्य धनराज गिर हो या डेविल धनराज गिर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे जैसे सनकी आदमी के साथ नहीं रहना। तुम्हारा क्या भरोसा कब मुझे गोली मार दो? तमन्ना ने फूल एटीट्यूड में आदित्य को जवाब दिया। तुम्हारी ये इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ, कहकर उसने एक बार फिर बंदूक तमन्ना की तरफ पॉइंट की। तमन्ना बुरी तरह कांपने लगी। आखिर क्यों आदित्य भव्या को छोड़कर तमन्ना से शादी करना चाहता है? आखिर क्या तमन्ना आदित्य से शादी करेगी?